Looking like a same, brother. Looking like a same. तो आर्टेमिस 2025 में होने वाला एक बहुत बड़ा मिशन नासा के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि पूरे के पूरे 52 साल बाद नासा को पता चला कि हमारे स्पेस में अदर प्लैनेट्स, जुपिटर, यूरेनस और अदर गैलेक्सीज के अलावा हमारे अर्थ के बगल में एक छोटा सा मून भी है, जिसे हम प्यार से चंदा मामा कहते हैं अपनी भाषा में। उसे भी हम जाकर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम 1972 में 52 साल पहले गए थे उसके ऊपर, तो जाना पॉसिबल है। तो उनकी नींद जागी और उन्होंने बना दिया SLS रॉकेट, और ऐसे कहें आर्टेमिस मिशन। तो 2017 में अनाउंस हुआ मिशन को, आज 2025 आ चुकी, मतलब 24 आ चुकी है, और अभी भी हम मून पर नहीं जा पाए। क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्यों हो रहा है, उसका तो पता नहीं, लेकिन इसके अंदर जो रॉकेट यूज हो रहा है SLS रॉकेट इंजन, उसके बारे में हम आज थोड़ा विवाद करेंगे। कैसे काम करता है और आखिर क्या इसका पेलोड है, कैसे फंक्शन करता है, और कैसे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, यानी कि हमारे नासा के एस्ट्रोनॉट्स को, उन 4 लकी मेंबर्स को कैसे चांद तक लेके जाएगा। तो वीडियो को बने रहिए एंड तक। ओके, तो उठते एलियन विवाद के चलते और साथ ही साथ मून मिशंस को फेक बताते हुए नासा ने सोचा कि क्यों ना एक असली मिशन करा जाए, क्योंकि आज हो चुका है 2024 AI वर्जन, जिसे हम AI एरा भी कहते हैं। इसके अंदर झूठ सच सब कुछ निकालना बहुत आसान है, तो क्यों ना हम एक सच्चा मिशन करा जाए एक सच्ची देशभक्ति के साथ। तो उन्होंने लाया SLS रॉकेट को। विवाद को चेंज करने की टॉपिक के, मतलब विवाद को चेंज करने का मेरे कोई आइडिया नहीं है। ओके, फोकस आपका गलत जगह जा रहा है। फोटो चेंज करते हैं। SLS रॉकेट 1972 में गया अपोलो 17 मून मिशन का, मतलब आखिरी रॉकेट था, यानी कहें कि आखिरी मून मिशन था, जिसके अंदर ये 3 लकी मेंबर्स हमारे मून पर गए थे, जिसके अंदर ये मेन था जिन्होंने मून पर आखिरी कदम रखा था। ओके, ये था अपोलो 17 जो गया था 1972 में। उसके बाद नासा ने मून मिशन के ऊपर क्यों रोक लगाई, क्यों उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखा, अब क्या ये था, ये रीजन हमें नहीं पता। हमें फोकस करना है अभी चलते हुए आर्टेमिस सेकंड के ऊपर, 2025 से होने वाला सबसे बड़ा इवेंट बाय नासा। इसके अंदर हमारे 4 एस्ट्रोनॉट मून पे जाएंगे बेसिकली। तो उसके अंदर हमारा यूज होने वाला है SLS रॉकेट। तो SLS रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम, बेसिकली जो पहले शटल्स चलते थे नासा के द्वारा, शटल्स, उन्हें डिसकंटिन्यूड करके SLS लाया गया, क्योंकि शटल्स बेसिकली थोड़े ज्यादा महंगे और ज्यादा कम किफायत, मतलब कम यूजफुल पड़ते थे। तो अपने जो बेसिकली SLS लॉन्चिंग सिस्टम है, वो बेसिकली उन्हें थोड़ा किफायती पड़ता है, हैवी लोड्स को आसानी से ले जा सकता है शटल के मुकाबले। तो इसके अंदर आते हैं अपने 2 कैटेगरीज। एक आता है अपना शटल कार्गो, एक आता है अपना शटल क्रू। शटल कार्गो बेसिकली कार्गोज को ले जाने के लिए, यानी कि सैटेलाइट्स और अदर छोटे छोटे रॉकेट्स को और अदर इक्विपमेंट्स को, लाइक फूड्स, कार्गो, इन सबको ले जाने के लिए। ओके, फॉर ऑर्बिटल स्टेज ओनली अर्थ के अराउंड में, जबकि दूसरी सैटेलाइट्स घूम रही है। ऑर्बिटल क्रू जो आता है वो अपना आता है फोकसिंग एरिया, यानी कि जिसके अपन आज फोकस करने वाले हैं, क्योंकि यही लेके जाएगा हमारे उन 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऊपर। ओके, तो जो वहीं अगर SLS कार्गो को देखा जाए तो वो 45,994 kg, यानी कि 45,000 किलो वजन का उठा सकता है एज ऑन अर्थ से लेकर के स्पेस तक। और वहीं SLS क्रू थोड़ा सा लोअर स्टेज रॉकेट है, जो कि इंसानों को चांद पर भेजने के काम में आएगा। वो उठा सकता है अपना 27,989 kg वेट। ओके, दिमाग में याद रखना ये पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं, UPSC एग्जाम में पूछ सकते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि इसके अंदर आती है अपनी मेन कंपोनेंट 4। सबसे पहला आना अपना कोर स्टेज, जिसके अंदर आते हैं अपने हाइड्रोजन टैंक, मतलब फ्यूल वगैरह, जो मेन इंजन जो फ्यूल आते हैं वो आते हैं कोर स्टेज के अंदर, ऐसे मान लो लोअर स्टेज। फिर आती है अपनी एक अपर स्टेज। अपर स्टेज के अंदर क्या होते हैं, कमांड मॉड्यूल, छोटे इंजन और साथ ही साथ सारा कंट्रोल सिस्टम, जो कि स्पेस में जाने के बाद काम में आएगा। ओके, फिर आते हैं अपने साइड बूस्टर्स, जिनका काम सिर्फ फर्स्ट स्टेज तक रहता है। फिर आता है अपना सबसे मेन RS-25 इंजन। इसके अंदर बेसिकली RS-25 रॉकेट इंजन को यूज करा जाता है, जो कि बहुत पुराना इंजन है, बीच में इसको यूज करना बंद कर दिया गया था। लेकिन अब तक का सबसे किफायती और सबसे यूजेबल, सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाला रॉकेट इंजन नासा के पास अभी RS-25 ही है, क्योंकि ये 99% पावर यूज करता है और एग्जॉस्ट के रूप में पानी ही निकालता है। एग्जॉस्ट के रूप में पानी निकालता है ये, हाइड्रोजन कार की तरह। अब कैसे निकालता है, इसके लिए आपको वीडियो को और आगे तक देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अपन चलते हैं इसके कोर पे। कोर बेसिकली क्या है कि इसका कोर बना होता है हाई स्ट्रेंथ मेटल से। ओके, जिसके अंदर ऐसे आपको 2 सिलेंडर देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर ये हाई स्ट्रेंथ मेटल से कवर कर दिया जाता है,
परत बाय परत। तो इसके अंदर होता है सिलेंडर दो, एक के अंदर होती है हाई प्रेशराइज लिक्विड हाइड्रोजन गैस, लिक्विड हाइड्रोजन बेसिकली, और दूसरे सिलेंडर के अंदर ऐसा सिलेंडर इसके ऊपर होता है, फिर इसको पूरे को एक ऐसे फ्रेम के जरिए कवर कर दिया जाता है। तो इसके अंदर दो सिलेंडर होते हैं, एक में होता है लिक्विड हाइड्रोजन, एक में होता है लिक्विड ऑक्सीजन। ओके, तो ये हो गई अपनी कोर स्टेज के अंदर बेसिकली फंक्शन, और पाइप वगैरह के थ्रू नीचे इंजन में कनेक्शन दे दिए जाते हैं। ओके, फिर आता है अपना, ये देखिए ये पूरा एक कोर स्टेज है जिसके नीचे ये RS-25 नामक 4 इंजन लगे हुए हैं, जो कि बेसिकली फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को मिक्स करके इग्नाइट करके पावर प्रोड्यूस करते हैं थ्रस्ट, किसमें, लिक्विड वेपर में, क्योंकि आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर ही बनाएगा। इन इंजन्स को इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि हाई प्रेशर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में बर्न करके थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके, और अमाउंट में यानी कि एग्जॉस्ट के अंदर क्या निकाल सके, वाटर वेपर, हाई प्रेशराइज्ड वाटर वेपर। ठीक है, इससे कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो हो जाता है। ओके, जीरो। तो अब अगला आता है अपना RS-25 इंजन। इसके बारे में मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन दे ही दी। सबसे ज्यादा रिलायबल इंजन बाय द नासा, जैसे अपना स्पेसएक्स के पास रैप्टर है, वैसे नासा के पास है RS-25 फॉर स्पेस मिशंस लाइक दिस आर्टेमिस सेकंड। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही हो तो कुछ भी करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आता है, देखो अपना ये होता है लिक्विड हाइड्रोजन, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, हल्का सा थोड़ा नीला टाइप में, और हाई प्रेशराइज्ड के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन को भी लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन बोल रहा हूँ तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। ओके, उसके बाद आता है अपना ये सॉलिड थ्रस्टर्स, जो कि लगे होते हैं अपने साइड में, जो आपने डंडे देखे होंगे छोटे छोटे जो लगे होते हैं, वो होते हैं सॉलिड थ्रस्टर। बेसिकली इन्हें सॉलिड थ्रस्टर इसे बोला जाता है क्योंकि ये, जैसे कि अपना RS-25 वो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को यूज करके पावर प्रोड्यूस करता है, बेसिकली ये सॉलिड थ्रस्टर सॉलिड प्रोपेलेंट्स को यूज करते हैं। दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, मैं बताता हूँ कैसे। बेसिकली क्या है कि ये मान लीजिए ये पूरा एक सॉलिड थ्रस्टर है जो कि पीछे से इग्नाइट हो रहा है, पीछे से थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। थ्रस्ट प्रोड्यूस करना कैसे, इनके क्या है कि बीच में लगा होता है इसके यहाँ पे इग्नाइटर, बीच में बिल्कुल खाली एरिया होता है, जो इनकी परत होती है ऊपर का कवर, उसके ऊपर लगा होता है सॉलिड प्रोपेलेंट, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ को कोर के ऊपर चिपकाया जाता है, बेसिकली पेस्ट किया जाता है ऐसे मान लो, और बीच का जो सेंटर रोड है वो खाली रहती है, और इनके जो टॉप है यहाँ पे नोज पे इग्नाइटर लगा हुआ होता है। ओके, अब ये इग्नाइटर क्या करता है कि यहाँ पे जो सॉलिड प्रोपेलेंट है उसके अंदर वाली लेयर को जो होल है वहां से जलाना शुरू करता है, और थ्रस्ट के प्रोड्यूस में अब क्या होगा कि वो वहां से जलेगी अंदर से, तो प्रेशराइज होकर गैस बनेगी, जलेगी, गैस बनेगी, और वो प्रेशराइज गैस कहाँ से निकलेगी, उधर तो इग्नाइटर है, उधर जगह नहीं है, इधर है थ्रस्टर, बेसिकली यहाँ पे नोजल, तो यहीं से हाई प्रेशराइज होकर बाहर निकलेगी और जलते जलते थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगी, और तब तक जलेगी जब तक इसका कोर का माल खत्म ना हो जाए। तो यही कुछ काम होता है। ये देखिए यहाँ पे होता है इग्नाइटर, ये होता है अपना नोजल, यहाँ पे लगे होते हैं इग्नाइटर सिस्टम्स। ओके, ये होता है अपना कोर पे लगा हुआ अपना सॉलिड प्रोपेलेंट, यहाँ से जलते हुए, ये कोर से जलते हुए बाहर निकलता है, ये होता है सॉलिड प्रोपेलेंट की एज एक वर्किंग। ओके, उसके बाद आता है अपना मेन, अपना अपर स्टेज, जिसके अंदर आता है अपना कमांड मॉड्यूल और बाकी छोटे छोटे इंजन जो कि हमें अर्थ से लेकर के मून तक के लिए सहारा देंगे। बेसिकली अब लोअर स्टेज और सॉलिड प्रोपेलेंट थ्रस्टर्स ओनली अर्थ तक के काम देंगे। उसके बाद आएगा अपना ये अपर मॉड्यूल। ओके, अपर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या आता है, बेसिकली अपन पहले चलते हैं हाफ, इनको दो डिवाइड में बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो आपको सोलर पैनल्स दिख रहे हैं, इसके नीचे का हिस्सा अलग कर देता हूँ और इसके ऊपर का हिस्सा मैं अलग कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे नीचे के हिस्से की। तो नीचे के हिस्से के अंदर अपन आते हैं इसके अंदर। ओके, इसके अंदर लगा होता है अपना एक हाइड्रोजन टैंक सबसे ऊपर, जिसके अंदर होती है अपनी लिक्विड हाइड्रोजन प्रेशर के अंदर। उसके बीच में लगे होते हैं मॉड्यूल्स और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और पाइपलाइंस, जो की जा रही होती है नीचे इंजन्स के अंदर। और इसके नीचे भी 4 इंजन्स लगे होते हैं, जैसे RS-25 नीचे बेस कोर में थे, इसके अंदर होते हैं अपने RL-10C3 रॉकेट इंजन्स, जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है, ऐसे समझ के चलो। और बीच में लगा होता है अपना लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक, जिससे पाइपलाइंस के थ्रू कनेक्शन जा रहा होता है। तो ये हो गई अपनी एक कमांड मॉड्यूल को पावर देने के लिए एक सिस्टम। जैसे कि अपना कोर स्टेज के अंदर बड़े बड़े सिलेंडर्स और बड़े बड़े ऑक्सीजन टैंक्स लगाए गए थे, वैसे ही इसके अंदर छोटे रूप में लगाए जाते हैं, ताकि ये इस पूरे मॉड्यूल को पावर देकर मून तक ले जा सके। अब मून तक ले जाने के बाद अपना काम में आता है अपर स्टेज। अपर स्टेज के अंदर क्या होता है, ये तो होता है ऊपर का कवर, ये होते हैं अपने एडजस्टर्स, जो कि नोजल के एंगल को एडजस्ट करने में काम में आते हैं, छोटे छोटे ऊपर जो लगे हुए हैं। इसमें होता है अपना कमांड मॉड्यूल, और नीचे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और साथ ही साथ रॉकेट सिस्टम।
हाँ, इसके अंदर भी ऐसे मान लो कि अलग से ये पूरा कमांड मॉड्यूल है, तो इसके अंदर भी एक छोटा इंजन दे रखे होते हैं और एडजस्टर्स दे रखे होते हैं ताकि ये चांद पे जाकर उसे लैंड करने में एडजस्ट करा सके। ओके, और ये आता है अपना कमांड मॉड्यूल। ओके, ये कमांड मॉड्यूल अपने री एंट्री के लिए काम में आता है। ये कमांड मॉड्यूल अपने वहां पे जाकर लैंड भी करता है और री एंट्री में भी काम में आता है। ओके, ये हो गई अपनी SLS के बारे में एक पूरी कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यही SLS हमें लेकर जाएगा कहाँ पे, स्पेस में, चांद के ऊपर। थैंक यू।